एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्लास 11th मुश्किल है क्लास 10 से, देन माय आंसर कि अगर हम साइंस लेंगे तो क्या हम सिर्फ IIT या नीट ही करेंगे कि भाई क्लास 11th में हमें ऑफलाइन कोचिंग्स लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग्स। अब देखो यार, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस या किसी वीडियो में कहा था कि नोट्स भाई हम किसी और के अपने सीनियर के नोट्स लें या फिर हम खुद नोट्स बनाएं। चलता है दैट इज कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं, हम कौन सी बुक्स लें, हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, हम कौन सी बुक लें, हमें ह्यूमैनिटीज लेनी है, हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दैट हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाली हूँ वो सारे डाउट्स जो कि हर क्लास 10 से क्लास 11th में जाने वाले बच्चे के मन में होते हैं। मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यार, जो सबसे पहला डाउट हर क्लास 10 से क्लास 11th में जाने वाले बच्चे के मन में होता है कि क्या क्लास 11th सही में हार्ड होती है। देन लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। येस, क्लास 11th जो है क्लास 10th के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अब देखो यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर सो दैट जब वो चीज़ें तुम्हें हैंडल करनी हो ना तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डर ना लगे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्लास 11th है थोड़ी सी मुश्किल क्लास 10 से, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, क्योंकि भाई हर स्ट्रीम में तुम देखोगे ना तो फिजिक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, साइंस में, केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं तुम्हें नहीं पता। एंड फॉर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मतलब अकाउंटेंसी और बिजनेस तो एकदम न्यूली सब्जेक्ट्स होते हैं। सो एंड फॉर ह्यूमैनिटीज़ बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे लिए न्यू होते हैं। तो हो सकता है हमें दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बट लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरी ही क्लास 11th डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग हाफ ईयरली तक आई एम टेलिंग यू तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास हाफ ईयरली तक ना क्लास 11th हमें डिफिकल्ट लगती है, उसके बाद नहीं लगती। उसके बाद काइंड ऑफ हमें आदत हो जाती है क्लास 11th को हैंडल करने की। सो जस्ट द थिंग इज कि तुम्हें अच्छे माइंडसेट से अपनी क्लास 11th को स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्लास 11th मुश्किल है क्लास 10 से, देन माई आंसर इज येस, क्लास 11th इज मच हार्डर देन क्लास 10th। जो स्ट्रीम रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं तुम्हारे मन के अंदर, दैट इज कि अगर हम साइंस लेंगे तो क्या हम सिर्फ IIT या नीट ही करेंगे, मतलब उसके अलावा और कोई करियर ऑप्शंस नहीं है साइंस के अंदर। माई आंसर इज़ नो, तुम IIT नीट के अलावा और भी चीज़ें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर साइंस लेने वाला बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। भाई उसके कुछ और अपने पर्सनल थॉट्स भी हो सकते हैं, शायद वो कुछ और बनना चाह रहा हो साइंस लेकर ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे साइंस लेते हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स है तो कॉमर्स लेके ज़रूरी नहीं है बच्चा CA करेगा, CS करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। चाहे तो वो बच्चा बैंकिंग में कुछ कर सकता है, फाइनेंस में कुछ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो CA बनेगा या फिर मतलब ऐसा होता है यार, नॉर्मली हम मेरा क्या करते हैं भाई, कॉमर्स लिए CA बनेगा। अब मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ की, तो जो भी बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेता है बच्चों को लगता है भाई ये तो IAS बनेगा। सो ये सब एक्चुअली बहुत सारे बड़े मिथ्स हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो भी बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेगा वो सिर्फ IAS ही करेगा, वो UPSC में ही जाएगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। मैंने खुद ह्यूमैनिटीज़ ली है, सो आई एम नॉट डूइंग UPSC राइट नाउ। अभी मेरे कोई प्लान्स नहीं है UPSC को लेके, बेसिकली मैं और किसी चीज़ में जा सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पर्टिकुलरली साइंस लेगा वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, जो कॉमर्स लेगा वो CA करेगा, CS करेगा, एंड जो ह्यूमैनिटीज़ लेगा वो UPSC करेगा। ये सब बहुत बड़े मिथ्स हैं। अब जो नेक्स्ट डाउट तुम्हारे मन में आएगा कि भाई क्लास 11th में हमें ऑफलाइन कोचिंग्स लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग्स। अब लेट मी टेल यू, देखो भाई दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड मतलब पहली बात तो ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी कोचिंग ज़्यादा सही लगते है, तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, वो चीज़ तुम पर डिपेंड करती है। एंड अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन सी कोचिंग आपके हिसाब से बेहतर है, देन मैं थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग को सपोर्ट करती हूँ। अब लेट मी टेल यू वाई। बेसिकली यार ऑफलाइन कोचिंग्स में ना मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें पता रहता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम एक्चुअली कितना पीछे चल रहे हो फिर कितना आगे चल रहे हो अपने क्लास के हिसाब से, अपने कोचिंग के हिसाब से। अगर हम ऑनलाइन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी लेजीनेस रहती है कि भाई ठीक है ये बैकलॉग बन के हमारा कल क्लियर कर लूँगा। सो थोड़े बहुत लेजीनेस आ जाती है। बट अगेन ऑनलाइन कोचिंग्स में तुम्हारा आने जाने का टाइम बचता है, तुम्हारी थकान बचती है, थकान इन द सेंस कि जब हम आते हैं कोचिंग से तो जो हम थक जाते हैं ना वो चीज़ बचती है। एंड अगेन ऑफलाइन कोचिंग्स में तुम्हें एक्चुअली पता रहता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। साथ ही साथ मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सोशली भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाई तो अपनी जगह ठीक ही है, साथ ही साथ लोगों से इंटरेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई जब तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। एंड साथ ही साथ जब हम लोगों से बात करते हैं ना भाई
तब ट्रस्ट मी तुम्हें पता लगता है कि भाई दुनिया में लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स के आगे कितनी छोटी है। तो मतलब ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि ऑफलाइन चीज़ों को व्यू करना या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स लेना, सब चीज़ों में ऑफलाइन मेरे को लगता है कि काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि भाई तुम्हें पता रहता है चीज़ें कैसी चल रही है, क्या हो रहा है ज़माने में, तुम कहाँ लाए करते हो, ये सब चीज़ें तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग्स में पता चलती है। अब भाई एक और जो डाउट आता है कि नोट्स भाई हम किसी और के, अपने सीनियर के नोट्स लें या फिर हम खुद नोट्स बनाएं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्लास 11th हो, क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, क्लास 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, तुम्हें नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। किसी और के नोट्स कॉपी करके तुम्हारी नैया पार नहीं होगी। लेट मी टेल यू, नोट्स ऐसी चीज़ है जो तुम खुद से बनाओगे ना तो ही तुम्हें समझ आएगी। किसी के कितने भी नोट्स तुम टेप लो, तुम्हें मैं बता रही हूँ कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो नोट्स बनाए हैं एंड तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बनाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई खुद नोट्स बनाओगे, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, तुम लिखोगे, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे मन में जाएगी वो चीज़, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में सेटल होएगी। वहीं अगर तुम किसी और के नोट्स कॉपी कर रहे हो तो भाई तुम्हारे, पहली बात तो तुम एक ही मोटिव से लिखोगे कि भाई सिर्फ टेपना है, एंड क्लास 11th में सिर्फ टेपने से काम नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें लगता है कि किसी और के नोट्स कॉपी करके मेरी नैया पार हो जाएगी, देन लेट मी टेल यू तुम्हारी नैया उससे पार नहीं होने वाली। एक कमेंट जो कि मेरे को अपनी हर वीडियो में देखने को मिलता है, दैट इज़ कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं, हम कौन सी बुक्स लें, हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, हम कौन सी बुक लें, हमें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। अब पहली चीज़ तो तीनों स्ट्रीम के लिए एक चीज़ पूरी तरीके से अप्लाई होती है, दैट इज़ यू हैव टू फॉलो द NCERT ऑफ द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स। अगर तुम्हारे पास साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, चारों की NCERT तुम्हारे पास होनी चाहिए। NCERT इज़ द वेरी फर्स्ट मटेरियल विच यू शुड हैव बिफोर एंटरिंग योर क्लास 11th। वैसे ही कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सब की NCERT तुम्हारे पास होनी चाहिए। एंड सेम फॉर ह्यूमैनिटीज़ में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब की NCERTs तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई फिजिक्स, मतलब पहले स्पेसिफिकली हम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। साइंस स्ट्रीम में सबसे पहले फिजिक्स, भाई देखो आई एम नॉट अ साइंस वाले बैकग्राउंड की बच्ची, बट लेट मी टेल यू कि मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च करा है, साथ ही साथ अपने कुछ बैचमेट से पूछा है कि भाई कौन सी बुक्स सही रहेंगी फॉर द जूनियर्स जो भी क्लास 11th में आ रहे हैं। देन फॉर फिजिक्स इज HC वर्मा, एंड मैथ्स के लिए RD शर्मा, एंड फॉर केमिस्ट्री एंड बायो प्रदीप एंड कुमार मित्तल। अब अगर तुम कॉमर्स को ऑप्ट करने वाले हो, देन फॉर अकाउंट्स TS गरेवाल इज बेस्ट, एंड फॉर बिजनेस स्टडीज सुभाष दे बुक इज वेरी प्रेफरेबल, एंड फॉर इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग। अब देखो यार, अगर तुम ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करने की सोच रहे हो एंड तुम चाहते हो कि भाई कौन सी बेस्ट बुक्स रहेगी फॉर ह्यूमैनिटीज, देन लेट मी टेल यू कि फर्स्टली इज NCERT, एज वी ऑल नो कि NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली, तुम्हें अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तुम्हें चाहे UPSC के लिए जा रहे हो, चाहे तुम किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, तुम्हें हर सब्जेक्ट्स की NCERT ही अच्छे से करनी पड़ेगी। फॉर ह्यूमैनिटीज़ क्लास 11th तुम्हें अपनी NCERT अच्छे से करनी है। रेफरेंस बुक्स इन द सेंस तुम ऐसे ले सकते हो कि भाई क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं वो तुम ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, बट फॉर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ यू हैव टू गो थ्रू NCERT अगेन एंड अगेन। मतलब तुम्हें NCERT को ऐसा घोल के पी जाना है, बिकॉज NCERT क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्लास 11th के अंदर हम टाइम कैसे मैनेज करें। अब देखो यार, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस या किसी वीडियो में कहा था कि भाई क्लास 11 से ही तुम्हें अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी होती है। सो सिमिलरली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, अगर तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो क्लास 11th में, देन तुम्हें खुद से ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कोई और आके तुम्हें नहीं बताने वाला कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करो। तुम्हें खुद से अपने आप को इतना सीरियस करना पड़ेगा, अपने आप से इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये चीज़ इस टाइम पर करनी है, ये चीज़ इतने टाइम तक करनी है, रील्स इतनी देर स्क्रॉल करनी है, पढ़ाई इतनी देर करनी है, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ी बाहर की एक्सरसाइज इतनी देर करनी है। ये चीज़ें तुम पर डिपेंड करती है। जितना तुम सीरियस रहोगे उतना तुम्हारा टाइम अच्छे से मैनेज होगा। सो आई एम टेलिंग यू, मैं या कोई और आके तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें किस तरह टाइम मैनेज करना चाहिए। जस्ट द थिंग इज कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रूटीन कैसा है, तुम्हें पता है कि चीज़ें कैसे हो रही है तुम्हारे घर में, तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तो तुम्हें उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली ही अपना टाइम जो है मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सब मैं एक ऐसी टिप बता दूं, हो सकता है वो तुम में से कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, कुछ ना कर पाए। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है कि तुम्हें खुद से पता लगानी पड़ेगी कि भाई कब मेरा पढ़ने का टाइम है, कब मेरा मजाक मस्ती करने का टाइम है,
कब मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है। ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से बैठकर सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। कोई और नहीं आके बताएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह टाइम मैनेज करना है। दैट इज़ इट। अब यार काफ़ी लोगों के डाउट्स ये भी होते हैं कि भाई अगर हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है देन वो हम कब से स्टार्ट करें। क्या हम क्लास 12th का ख़त्म होने का वेट करें या फिर हम क्लास 11 से स्टार्ट कर दें। लेट मी टेल यू, क्लास 12th के ख़त्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग में केओस मचेगा। क्लास 11 से फाइनलाइज करके चलो कि तुम्हें क्या करना है। साथ ही साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी क्लास 11 से ही स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें क्लास 11th में कहीं ना कहीं आदत पड़ जाएगी कि भाई चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। तो क्लास 12th में भी उन सब चीज़ों को मैनेज करने की आदत तुम्हें पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्लास 12th ख़त्म हो रही है उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई हाँ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला हूँ मैं एंड फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। क्लास 11 से ही फाइंड आउट करो कि तुम्हें कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करना है एंड उसकी प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट करो। क्लास 12th के बाद अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे देन लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा तुम्हारे हाथ से। हो सकता है कि तुम एंड में जाके रिग्रेट करो। सो इट्स बेटर कि तुम अभी से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। सो गाइज आई रियली होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स को आंसर किया हो इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो देन तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज आई ऑलवेज डू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। मैं कमेंट्स में सबके आंसर करती हूँ। तो तुम्हें अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। एंड आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड इसे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। सो येस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।